आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में। आप सब जानते हैं, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है तो कोई भी कालखंड या कोई भी युग आता है तो उस युग को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। सामाजिक कारक, राजनैतिक कारक, आर्थिक कारक, शैक्षिक कारक, और उन तमाम सारी युगीन घटनाओं से वह युग क्या होता है, प्रभावित होता है। और हम सब जानते भी हैं कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण होता है। तो जैसा समाज होगा, जैसी परिस्थिति होगी, साहित्य की भी वैसी ही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। रीतिकाल के बाद हिंदी साहित्य में जो युग आया उसे हमने क्या कहा, आधुनिक काल। ठीक है। आगे चलकर इसके बहुत सारे विभाग किए गए, बहुत सारे बंटवारे इसके हुए। आज की क्लास में हम बहुत सरलता से आधुनिक काल के पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे कि आधुनिक काल के आने में कौन से कारकों ने, कौन सी परिस्थितियों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। सबसे पहले आधुनिक काल के पृष्ठभूमि पर जाने से पहले इस शब्द पे जरा हम बात कर लेते हैं कि आधुनिक शब्द बना कैसे है। यह शब्द संस्कृत के अधुना शब्द से बना है। किससे बना है? अधुना। ठीक है। और अधुना का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है अब, ठीक है, मतलब वर्तमान, जो समय सूचक शब्द है। और इसका एक दूसरा अर्थ होता है नवीन या नया। ठीक है। और आधुनिकता दरअसल एक दृष्टिकोण है, एक विचार है, और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक सोच भी है जो ईश्वर के स्थान पर मानवता को जगह देती है, आस्था के जगह पे तर्क को स्थान देती है। और यह दृष्टि यह कहती है कि किसी भी चीज को हूबहू नहीं मान लेना चाहिए, उसके पीछे के जो तर्क हैं, उसके पीछे के जो कारण हैं, उन कारणों को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित जो सोच है, उस सोच को हम क्या कहते हैं, आधुनिकता कहते हैं। अब आप देखें, ऐसे तो यह समय सूचक शब्द है, लेकिन जब इसके गहरे अर्थ की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो वो बहुत मूल्यवान अर्थ निकलता है कि हूबहू चीजों को स्वीकार नहीं करना, तर्क करना, वैज्ञानिक ढंग से उसके बारे में चिंतन करना। तो हमें याद आता है कि भक्ति काल में कबीर जैसा एक कवि हुआ जिसे हम आधुनिक कवि कह सकते हैं, है कि नहीं है? था तो भक्ति काल का समय, लेकिन क्या थे, कबीर विचारों से क्या थे, आधुनिक थे और वैज्ञानिक भी थे। जिस वैज्ञानिकता की हम बात कर रहे हैं, कैसे वैज्ञानिक थे? वो कहते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विज्ञान के हिसाब से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हूबहू चीजों को मान नहीं रहे हैं। अर्थात यह एक भावबोध है, यह एक दृष्टि है जो चीजों को मानने से पहले तर्क की कसौटी पर क्या करती है, कसती है। आगे बात समझ में? तो आधुनिकता से समझ में आ गया कि आधुनिकता है क्या। ठीक है। अब आप देखें कि जो आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे प्रभावित हुई और किन किन कारणों से आधुनिक काल प्रेरित होता हुआ आगे बढ़ता है। आप सब जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक युग को दो चीजें बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। पहली चीज क्या है, परंपरा, और दूसरी चीज क्या है, युगीन परिस्थितियां। इस विषय में हमने भक्ति काल के संबंध में काफी बातें की थी, जिसमें आप देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, परंपरा और युगीन परिस्थितियों की मैं बात करते हुए बता रहा हूं आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि भक्ति काल का आगमन परंपरा से हुआ। दक्षिण भारत से वह आ रही थी। उसके पहले वेदों में, उपनिषदों में, ऋचाओं में ईश्वर विषयक बहुत सारी बातें हो रही थी। तो उसी का विस्तार, उसी का प्रभाव भक्ति काल में पड़ा। तो वो परंपरा की बात करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, युगीन परिस्थितियां, कि मुस्लिमों के आक्रमण से ही भक्ति आई। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने यह भी माना है कि यह परंपरा से भी आ रही थी, लेकिन युगीन परिस्थितियों को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना। ठीक है। तो दो परिस्थितियां काम करती है, एक परंपरा जो पहले से चले आ रहे स्रोत है, और दूसरा कि उस समय की परिस्थितियां, जो परिस्थितियां उस युग को, समाज को या साहित्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, परंपरा और युगीन परिस्थितियों से आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम जानेंगे कि आधुनिक काल को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां थी वो क्या थी और कैसे आधुनिक काल का आगमन हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं।
आप सबको मालूम होगा कि रीतिकाल तक का जो साहित्य था क्या था, दरबारी साहित्य था, और रीतिकाल के अंत तक आते आते दरबार धीरे धीरे टूटने लगे थे। और आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप यह भी जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन धीरे धीरे क्या हो गया था, कमजोर पड़ने लगा था। और अंग्रेज कब आ गए थे, जहांगीर के समय में ही आ गए थे। व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज जहांगीर के समय में ही भारत में आ गए थे, और उन्होंने भारत के कई सारे स्थानों पर, बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि जगहों पे उन्होंने क्या कर लिए थे, व्यापारिक केंद्र भी स्थापित कर लिए थे। लेकिन वो बहुत चालाक थे, सिर्फ व्यापार करना ही उनका उद्देश्य नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत की जो राजनीति है, भारत की जो आंतरिक शासन व्यवस्था है, उसमें धीरे धीरे दखल देना शुरू कर दिया। इस दखल के कारण जो राजा थे, छोटे छोटे जो राजा थे, उनके मन में अंग्रेजों की इन नीतियों को लेकर के असंतोष पैदा हुआ, और बहुत सारे देशभक्त नागरिक और राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया और उनके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। और यह संघर्ष कब शुरू हुआ, 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, वह क्रांति क्या हुई, एक असफल क्रांति थी। ठीक है, पूरी तरह से उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और पूरी तरह से भारत पर महारानी विक्टोरिया का शासन जम गया, या महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया। एक तरह से आप कहें कि भारत अंग्रेजी सत्ता का एक उपनिवेश बन गया, और भारत में वायसराय क्या होने लगे, नियुक्त होने लगे, और वे शासन चलाने लगे। इसके बाद वर्ष 1900 तक आते आते अंग्रेजों ने कई सुधारवादी कार्यक्रम लेकर के आए, कई सुधारवादी नीतियां वो लेकर के आए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इनका कुछ बहुत गहरा असर नहीं पड़ा। देश के बहुत सारे लोगों के मन में यह आकांक्षा थी कि यह जो विक्टोरिया की सरकार है वह जनहित में फैसले लेगी, जनता का कल्याण होगा, लेकिन उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं, बहुत ज्यादा उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और एक बड़ी घटना घटी भारत के इतिहास में, और वह घटना थी 1885 की घटना। ठीक है, जब क्या था, भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, जब 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद भारतीय जनता को अंग्रेजी औपनिवेश के हितों के बारे में पता चला और लोग थोड़े जागरूक हुए। इस प्रकार आप देखें 1857 से, ठीक है, 1885 तक का जो समय था, ठीक है, इस समय में ब्रिटिश सरकार के लिए एक द्वंद्व की स्थिति लोगों के मन में बनी रही। ठीक है, कुछ लोगों को लगा कि संभवतः या देश के विकास के बारे में, जनता के हितों के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि एक धारा यह भी मिलती है कवियों या लेखकों की, जो क्या करते हैं, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा भी करते हैं, राजभक्ति भी करते हैं, और दूसरी धारा जो मिलती है वह देशभक्ति की बात करती है, उनसे ब्रिटिश शासन के से संघर्ष करने की बात उसमें दिखाई देती है, यानी कि द्वंद्व की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इस प्रकार आप देखें कि एक ऐसा माहौल बनने लगा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से, जिसने लोगों के मन में इस सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति जो एक जागरूकता का भाव है उसे पैदा करना प्रारंभ कर दिया था। अब आप देखें कि जो आधुनिक काल के प्रारंभ की जो बात की जाती है, सामान्यतः हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत 1843 ईस्वी से मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने इसका प्रारंभ कब से माना है, 1850 से माना है। क्यों माना है 1850 से? क्योंकि 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों की राय है कि 1857 सही समय है, ठीक है, जहां से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जानी चाहिए। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि 1857 में जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस स्वाधीनता संग्राम के बाद से लोगों के मन में एक नई चेतना, एक नया विचार और अंग्रेजी हुकूमत का जो सच था उसका एक रूप ठीक ठीक लोगों के सामने प्रस्तुत होने लगा था। तो यह तर्क भी बहुत वाजिब है कि 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन आप देखें कि भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, या आधुनिक काल
का जो कालखंड का जो विभाजन किया जाता है उसमें पहला युग भी किसके नाम से आता है? भारतेंदु के युग से आता है। तो भारतेंदु ने का जो रचना काल जो प्रारंभ होता है वह होता है 1868 ईस्वी से। 1868 से इन्होंने साहित्यिक रचना का काम शुरू कर दिया था। तो आप देखें कि 1857 से 1868 का जो समय है इसको एक संक्रमण के रूप में देखना चाहिए, और यह ठीक बात है कि 1868 या 1857 के आसपास के समय से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, इस पे अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन आप देखें 1857 से 1868 का जो समय है इसको हम संक्रमण के दौर के रूप में देख सकते हैं। और इसके बाद से जब भारतेंदु ने लिखना शुरू किया विस्तार के साथ, गद्य की बहुत सारी विधाओं को उन्होंने प्रारंभ किया आधुनिक काल में, अपने लेखों में, नाटकों में। भारतेंदु मंडल के जो अन्य साहित्यकार थे वह किस तरह से सचेत होकर लोगों को जागरूक करने लगे, तो यहां से विधिवत रूप से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखें कि किस तरह से आधुनिक काल की शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक स्थिति हमने समझ लिया। अब ऐतिहासिक स्थिति के बाद हम जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, जहां तक आर्थिक स्थिति या आर्थिक कारक की बात हम करें, आपको मैंने कहा था कि युगीन परिस्थितियां कैसे अपने समय को प्रभावित करती हैं, उसमें आर्थिक स्थिति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जहां तक आर्थिक स्थिति की बात आप करें तो आधुनिक काल से पूर्व भारत के प्रत्येक गांव जो थे वो एक आर्थिक इकाई के रूप में थे। गांव की आवश्यकताएं क्या होती थी? गांव में ही पूरी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? बहुत चालाकी के साथ गांव के उद्योग धंधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां से कच्चे माल लेते थे, उसे विदेश भेजते थे, इंग्लैंड जाता था, और वहां से बने हुए जो माल होते थे, सामान होते थे, वो वापिस आकर बहुत महंगे दाम में यहां क्या होने लगे? बिकने लगे थे। इससे दो बातें हुई, एक तो लोगों के ऊपर महंगाई की बहुत मार पड़ी, और दूसरी बात कि भारत का जो लघु उद्योग था, कुटीर उद्योग था, जो छोटे छोटे कामगर थे जो रोजी रोटी कमाते थे, उनके रोजगार क्या हो गए? छिन गए, और वो बेरोजगार होकर भुखमरी का शिकार होने लगे। एक त्रासद स्थिति यहां उन्होंने भारत के लोगों के लिए क्या कर दी? पैदा कर दी। इसके साथ साथ क्या किया? बहुत सारे लगान लगाने, कर वसूली का काम बहुत हद तक शुरू कर दिया। इससे भी भारतीय जनता क्या हुई? बहुत हद तक त्रस्त हुई। ठीक है, और ग्रामीण एवं शहरी उद्योग धंधों के नष्ट हो जाने के कारण अधिकांश जनता जो थी वह किस पे निर्भर होने लगी? कृषि पर निर्भर होने लगी, और इस कारण से गरीबी बढ़ने लगी, और लोगों को भी यह समझ में आने लगा कि अंग्रेज सिर्फ यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं, मुनाफा कमाने नहीं आए हैं, इस मुनाफे के बहाने ये हमें क्या कर रहे हैं? तंग भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में आंदोलन का भाव क्या होने लगा? जागृत होने लगा। तो आप देखें कि कई तरह की परिस्थितियां मिलकर लोगों के मन में आंदोलन का भाव क्या कर रही हैं? जागृत कर रही हैं। उन परिस्थितियों के बरक्स लोग सच्चाई को या यथार्थ को जानने और समझ पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसकी चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक समझता हूं, और वह है यातायात के साधन। ठीक है, आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारे देश में यातायात के साधन समृद्ध नहीं थे। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने आने के लिए, सामान ले जाने ले आने के लिए, व्यापार करने के लिए भी क्या होता था? बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने बहुत सारी जगहों पे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए तो उनको लगा कि यातायात की सुविधा को बढ़ा करके ही व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया तो यह कि हम सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यातायात की सुविधा बढ़ाने के पीछे उनके अन्य भाव भी थे। अन्य भाव यह था कि आंतरिक विद्रोह से क्या हो सके? वह मुकाबला कर सके। ठीक है, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके? आसानी से भेज सके। बाहरी आक्रमणकारियों से भी लोहा लेने में क्या हो सके? उन्हें सुविधा हो सके। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में यातायात सुविधाएं विकसित करनी शुरू की, और आप देखें कि रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, सड़कों का जाल बिछाया गया, साथ ही साथ स्टीमर, पानी के रास्ते से भी व्यापार का काम शुरू किया गया।
इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी कि 1869 में स्वेज नहर, नाम सुना है आपने? 1869 में स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया और इसके खुल जाने से इंग्लैंड और भारत के बीच की जो भौगोलिक दूरी थी वह भौगोलिक दूरी भी क्या हो गई? कम हो गई। तो अंग्रेज यह दिखाने की कोशिश तो कर रहे थे कि हम भारत के विकास के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की उनकी मंशा यह थी कि वह अपने आप को हर तरह से क्या कर रहे थे? मजबूत करते जा रहे थे। हालांकि यातायात की सुविधाओं के आने का सकारात्मक असर भारतीय समाज पर भी पड़ा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या होने लगे? जाने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, और इस तरह से क्या हुआ? छुआछूत या जो तमाम तरह की जो सामाजिक विषमताएं हैं, उन सामाजिक विषमताओं में भी कमी आई। ठीक है, और इसके साथ साथ सामाजिक विषमताओं में कमी आने के साथ साथ राष्ट्रीय भावना का जो भाव था, राष्ट्रीय भावना भी लोगों के मन में क्या हो गई? सुदृढ़ हुई। ठीक है, तो ये इसका एक सकारात्मक पक्ष भी निकल करके आता है। और देखें कि अंग्रेजों ने कितनी रेलवे लाइनें बिछाई। शिमला में देख रहे हैं ना, वो सारी लाइनें जो आप देखते हैं वो अंग्रेजों की बिछाई हुई लाइनें। बहुत चालाक थे और बहुत स्किल्ड भी थे। ऐसा नहीं था कि स्किल्ड नहीं थे। आप देखिए कि उस जमाने में किस तरह से रेलवे का नेटवर्क बिछाना, सड़कों का जाल बिछाना, तो बड़ा काम उन्होंने इस दिशा में किया था। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण तात्कालिक घटना है युगीन परिस्थिति, उसमें नई शिक्षा का सूत्रपात, बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है। अंग्रेजों के आगमन से पहले जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से क्या करना? आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना और उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के आने से और अंग्रेजों के संपर्क होने से भारतीय लोग भी ज्ञान विज्ञान से क्या होने लगे? परिचित होने लगे। इस कारण से यहाँ के लोगों की मानसिकता तथा शिक्षा प्रणाली में क्या हुआ? परिवर्तन आया। ठीक है, इसी दौरान मैकाले की शिक्षा पद्धति का नाम आपने सुना होगा। मैकाले की शिक्षा पद्धति आती है और मैकाले की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय लोगों को अंग्रेजी मानसिकता का व्यक्ति बनाना, उनके सोचने का तरीका, रहने का तरीका, समझने का तरीका, सब कुछ अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से हो, यह उनका मूल उद्देश्य था। भारतीय लोगों को उनकी जो मूल जीवन परंपरा है, संस्कृति है, उससे काट देना और अपनी अंग्रेजी मानसिकता को क्या करना? उनके ऊपर थोप देना, और इस चालाकी के साथ थोपना कि उसे वह स्वीकार करते हुए अच्छा भी अनुभव करें। और बहुत हद तक इसमें वो क्या हुए? कामयाब भी हुए। और बचा खुचा काम हो गया 1844 में, जब लॉर्ड हार्डिंग का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और इस घोषणा पत्र में यह बताया गया कि सरकारी नौकरियां उन्हीं लोगों को मिलेंगी या सरकारी नौकरियों के अधिकारी वही लोग होंगे जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा आती हो या जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो। अब देखें कि जब आप रोजगार से किसी विषय को जोड़ देते हैं तो उससे अलग रह पाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो लोगों का रुझान काफी तेजी से फिर अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ने लगा। भारत के भी बहुत सारे समाज सुधारक इस नई शिक्षा नीति के क्या थे? समर्थक थे। राजा राममोहन राय भी इस नई शिक्षा नीति के समर्थक थे। उनका मानना था कि जब तक लोग ज्ञान विज्ञान की नई शाखाओं से नहीं जुड़ेंगे, नई चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, उनके विचार में और उनके रहन सहन के तरीके में और जीवन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ऐसा होता भी है कि जब दो संस्कृतियां टकराती हैं या अलग अलग तरह के ज्ञान विज्ञान की परंपराओं से व्यक्ति परिचित होता है तो उसके व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। इस शिक्षा पद्धति से वैसे तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ। अभी भी मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ढो रहे हैं। लेकिन ज्ञान विज्ञान की नई शाखा से परिचित होने के कारण लोगों के मन में जागरूकता भी आई और राष्ट्रीय आंदोलन का भाव भी क्या हुआ? जागृत हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो नई शिक्षा नीति जो आई थी अंग्रेजों की, उसकी भी आधुनिक काल के आगमन के पीछे इसकी पृष्ठभूमि में एक बड़ा योगदान था। ठीक है, और फिर आता है इस कड़ी में प्रेस और पत्र पत्रिकाओं की भी बड़ी भूमिका है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि भारत में मुद्रण स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को सन 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुद्रण का यंत्र मंगवाया, छापेखाना जिसे कहते हैं, और
धार्मिक किताबें छापी थी। तो भारत में सबसे पहले छापाखाना या मुद्रण लाने का काम किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। लेकिन अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में बंबई, मद्रास, कलकत्ता आदि कई स्थानों पे क्या किए? छापेखाने स्थापित किए और धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। और प्रेस की स्थापना से हिंदी पत्रकारिता या हिंदी साहित्य के लेखकों को एक बड़ा बल मिला, एक बहुत बड़ा आधार मिला। और आप सब जानते हैं कि 1826 में हिंदी का पहला पत्र प्रकाशित हुआ, उदंत मार्तंड। नाम सुना है ना आपने? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद उदंत मार्तंड के बाद सिलसिला आगे बढ़ा और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं क्या होने लगी? प्रकाशित होने लगी, जिनमें लेखकों और विचारकों के नए नए विचार प्रकाशित हो रहे थे, जो सामाजिक बुराइयों पे प्रहार कर रहे थे, समाज में जो विषमताएं हैं उस पे प्रहार कर रहे थे, थोड़ी दबी जुबान में ही सही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे। तो भारतीय पुनर्जागरण में प्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों ने इस प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने का बहुत हद तक प्रयास भी किया। जब उन्हें समझ में आने लगा कि भारत के लोग अब इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे हैं, तो उसको दबाने का भी बहुत प्रयास किया। लेकिन भारतीय तो भारतीय होते हैं, हम कहाँ मानते हैं। हमने लगातार संघर्ष किया और लगातार समाज और जो उस समय का यथार्थ था, जो अंग्रेजों की नीति थी, उसके खिलाफ लिखते और बोलते रहे। इसी तरह से आप देखें कि जो सामाजिक समस्याएं लेखक रचनाकार उठा रहे थे, उसके कारण लोगों की चेतना भी थी, वह चेतना भी विकसित होती जा रही थी। और अंत में आता है सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन। अंतिम बिंदु सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का है। ईसाई मिशनरियों ने जितनी तेजी से अपने धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया, उससे क्या हुआ कि जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक थे, वो युवक ईसाई धर्म की तरफ तेजी से क्या हुए? आकर्षित हुए। क्योंकि वह जो धर्म था वह क्या था? उदारवादी था, रूढ़िवादी नहीं था, जीवन में खुलेपन की प्रस्तावना करता था। तो उससे काफी जो युवा थे वो प्रभावित हुए और इस कारण इसकी बहुत तेज प्रतिक्रिया हुई। बंगाल में भी इसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के स्वरूप राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उस ब्रह्म समाज की स्थापना का यह मूल मंत्र था कि समाज में जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को समाप्त किया जाए, विधवाओं की जो खराब स्थिति है उसे रोका जाए, विधवा विवाह को पुनः प्रस्तावित किया जाए समाज में, सती प्रथा का उन्मूलन किया जाए, बाल विवाह को रोका जाए। तमाम तरह की जो सामाजिक विषमताएं थी उसको लेकर के राजा राम मोहन राय ने काफी अधिक प्रयास किए। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद अन्य भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, इसके अतिरिक्त बहुत सारे महापुरुष जिसमें कि विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस हो गए, फिर आगे आए तो आप महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए। इन सबके विचारों ने और इनके कर्म ने देश की जनता को बहुत गहराई से क्या किया? प्रभावित किया और पूरे देश में धीरे धीरे एक नई चेतना का संचार होना प्रारंभ हो गया, जिसमें अंधविश्वास और कर्मकांडों का खंडन किया जाने लगा। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने और उन्होंने फिर से वापस वेदों और अपने उपनिषदों की ओर लौटने की बात की, कर्मकांडों का विरोध किया गया। तो इस तरह से एक बहुत खूबसूरत परिस्थिति का निर्माण हुआ और साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के परिचय से जो विदेशों में जो ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, जो लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, पूरी दुनिया में, यूरोप में जिस तरह से एक नवजागरण चला हुआ था, तो उसका भी एक गहरा प्रभाव पड़ा। और नवजागरण की इस लहर के कारण, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को स्थान दिया जाने लगा, मानवतावाद को स्थान दिया जाने लगा, बुद्धिवाद को स्थान दिया जाने लगा, न्यायप्रियता को महत्व दिया जाने लगा और एक ऐसा माहौल तैयार हुआ देश में जिसके कारण हिंदी का आधुनिक युग नवजागरण के प्रभाव और इन्हीं पृष्ठभूमियों में पलता हुआ आगे बढ़ा और भरपूर ढंग से आधुनिक काल का आगमन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस आधुनिक काल का जो पहला कालखंड है उसे हम कहते हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग कैसे आया, ठीक है,
उसके पीछे की क्या क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को हमने यहाँ समझने की कोशिश की। और अब जब आगे की क्लास में हम भारतेंदु युग के बारे में बात करेंगे, भारतेंदु मंडल के लेखकों की रचनाओं के बारे में बात करेंगे, भारतेंदु के समय में जो कविताओं की जो प्रवृत्ति है, जो मूल संवेदना है कविता की, उसकी बात करेंगे। तो उस बातचीत के दौरान ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को हमने जब जान लिया है तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी और हम ठीक से समझ सकेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को क्या कर लिया, समझ लिया। और कल हम लोग भारतेंदु युग और उस युग की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों।